हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो अच्छी बात यह है कि कल एपीएससी सीसीई का जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हुआ, तो उसमें लगभग 3,000 के अराउंड जो एस्पिरेंट है उन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो अभी मेंस का जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है। लगभग 3 महीने आपके पास समय है, तो इन 3 महीनों में आपको जो आपका कोर सिलेबस है एपीएससी का जीएस पेपर 1 से लेके 5 तक, उसको रिवाइज करना और रिवीजन के साथ ही पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के एज वेल एज स्टेट पीसीएस एपीएससी के, उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक तो जो आपका कोर सिलेबस है उसको आप रिवाइज करें। दूसरा, आपका उस कोर सिलेबस जिसको आप रिवाइज कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन कौन से होंगे? जो पास्ट ईयर के आपके यूपीएससी के एज वेल एज स्टेट पीसीएस आसाम के जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। और तीसरा, न्यूज़पेपर जो रीडिंग है उसको कंटिन्यू रखिए। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं खुद से, तो आप हमारे एनालिसिस का जो पीडीएफ है उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हर एनालिसिस में आपको जो न्यूज़ का कटिंग है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, इसी के साथ आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेगा और क्या इश्यूज चल रहे हैं वो आपको पता रहेंगे, क्योंकि इश्यूज के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे जाते हैं डिफरेंट पेपर में। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस में हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझने वाले हैं। तो इस एनालिसिस में मैं आपको सिर्फ हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। जो भी एनालिसिस है ये आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड रहा है प्री और मेंस में उसके हिसाब से है, ताकि चीज़ें क्रेडिबल रहे और ऑथेंटिक रहे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो स्ट्रांग है, आपने बेसिक्स बढ़िया से कवर कर रखी है। डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड आपका जो जीएस पेपर 4 है, एथिक्स। ओके, और इसी के साथ ध्यान रखिएगा जो एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एपीएससी में क्या है, आपका जो जीएस पेपर 5 है आसाम स्पेसिफिक, उसके लिए ज़रूरी है कि आप आसाम का जो रीजनल न्यूज़पेपर है कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़े। तो ऐसे सभी तो प्रेफर करते हैं आसाम ट्रिब्यून को, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको क्या है, लोकल जो इश्यूज है उसके ऊपर, रीजनल जो इश्यूज है उनके ऊपर एक अच्छा पकड़ होना ज़रूरी है, क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, बाकी हम फाउंडेशनल कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें 1 साल में हम आपको पूरा जो बेसिक्स है वो कवर करवाते हैं। कम्प्रीहेंसिव आपका सिलेबस का जो कवरेज है उसको दिया जाता है, उसी के साथ कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो क्लासेस है वो कराई जाएंगी और रेगुलर टेस्ट आपका लिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। इसी के साथ आपका इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप क्लास के अलावा जो टाइम आपका बचता है उसमें आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं एक अच्छा माहौल में। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा 1 एंड ओनली ऑफिशियल नंबर है जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला जो इशू है, जो आर्टिकल है वो किस इशू में बात करता है? रिगार्डिंग लैंग्वेज इशू एज ए डिस्ट्रैक्शन। तो जो लैंग्वेज इशू है वो किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को लाती है, किस तरीके से जो रीजनल सेंटिमेंट है वो लाती है, और किस तरीके से आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज है लैंग्वेज इशू को उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो सपोर्ट है पीपल का, लोकल पॉपुलेशन का, रीजनल पॉपुलेशन का, उसको मोबिलाइज कर सके फॉर देयर पॉलिटिकल गेन। और जो आपके इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ओके, लाइक एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हो, अनइंक्लूसिव डेवलपमेंट के मुद्दे हो, देन आपके जो
अदर जो अर्बन एरियाज के प्रॉब्लम हो, तो इन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आप न्यूज़ में भी अगर देखेंगे तो लैंग्वेज के जो इश्यूज है उनको बार बार दिखाए जाते हैं। तो इसमें वही चीज़ें मेंशन की है कि जो लिंग्विस्टिक डिवीजन है हैव गॉट एन अलार्मिंग अमाउंट ऑफ एयर टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है, न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है एंड न्यूज़ प्रिंट, वाइल आवर गार्बेज लेडन स्ट्रीट्स आर सिंकिंग इन दी मानसून। तो हमारे जो गार्बेज लेडन आपके स्ट्रीट है वो आप देख सकते हैं, या फिर जो जब मानसून आता है या फिर फ्लैश फ्लड आता है, जो अर्बन एरियाज के मेन प्रॉब्लम है उनके ऊपर जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होता है। इंस्टेड क्या है, आपके जो चौबानिस्टिक थॉट है कि आपके खुद के जो लिंग्विस्टिक चौबानिज्म है। तो लिंग्विस्टिक चौबानिज्म क्या होता है, एक्सेसिव बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, कि हमारा लैंग्वेज ही बोलना है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो लोकल लैंग्वेज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर को प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में, फिर आपके जो सिविलाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने में, फेस्टिविटी, सॉन्ग, डांस, म्यूजिक, इन सभी चीज़ों का कनेक्शन किसके साथ है, लैंग्वेज के साथ है। तो लैंग्वेज क्या करता है, आइडेंटिटी को, सिविलाइजेशन को, कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन लैंग्वेज को आपके हर किसी मुद्दे पे इशू बनाना या फिर हर किसी मुद्दे पे उठाना, लाइक अभी कोई आपके माइग्रेंट वर्कर है तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो 4-6 महीने में आपके एक लैंग्वेज को सीख सके। जबकि अर्बन एरिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज को अगर हम साइड रखें तो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उन सब प्रॉब्लम में जो है मेन फोकस होना ज़रूरी है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन मुद्दों को, मीडिया को उन मुद्दों को, सिविल सोसाइटी को उन मुद्दों को उठाना ज़रूरी है जो आपकी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ना कि आपके जो डिवाइसिव इश्यूज है उनको उठाने चाहिए टू मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट एंड टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। तो ये पहला आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन की है। दूसरा आर्टिकल में ये कहा है कि जो लोकल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज क्या होता है, बेसिस ऑफ कल्चर होता है ना, आइडेंटिटी होता है। तो ज़रूरी है कि लैंग्वेज को सीखा जाए, और लैंग्वेज सीखना अपने आप में क्या है, एक एडेड एडवांटेज है। तो कोई माइग्रेंट वर्कर है, किसी दूसरे जगह में जा रहा है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए, और लोकल पॉपुलेशंस को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, हालांकि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे कोई लर्निंग सेंटर हो गया, तो उससे क्या कर सके, जो माइग्रेंट्स है वो अगर लोकल लैंग्वेज को सीख लेंगे तो वो बेटर क्या कर पाएंगे, बेटर सर्विस, बेटर आपका जो वर्क है उनको बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये भी इसमें एक मुद्दा है। तो हमें इसके बीच का रास्ता जो है उसको अपनाना है, कि हम ये इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो भी माइग्रेंट्स है वो आपके लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेंगे। बहुत सारी जॉब तो ऐसी होती है जो ट्रांसफरेबल होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो समय नहीं मिलता है कि 4-6 महीने में, साल भर में आपके एक लैंग्वेज को सीखा जाए। ऊपर से आपका जॉब का जो प्रेशर है वो अलग से रहता है। लेकिन इसमें एक मीडियम ग्राउंड क्या है, जितने दिन हम हो सके सीखने की, उस भाषा में बोलचाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होते हैं, हम जो लोकल कल्चर है, रीजनल कल्चर है, उससे अपने आप को असिमिलेट कर सकते हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और लैंग्वेज सीखना अपने आप में क्या है, एक अच्छी बात है। हर इंसान अगर 2-4 ज़्यादा भाषा बोल सकता है तो वो 2-4 ज़्यादा जगहों में क्या कर सकता है, अपना एक अच्छा पोजीशन बना सकता है, डिफरेंट कल्चर को सीख सकता है। हमारी आपकी जो इंडिया की जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसको समझ सकता है। तो ये आर्टिकल उस लिहाज से ज़रूरी है। तो लैंग्विस्टिक सेकुलरिज्म के बारे में कुछ दिन पहले भी हमने एक आर्टिकल देखा था। तो ज़रूरी है कि लोकल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन उसको लैंग्विस्टिक चोवानिज्म के ज़रिए नहीं, कि एक्सेसिव बिलीफ इन सुपीरियरिटी की हमारा ही भाषा बोलना है, उसको अभी बोलना है, वो जो सुपीरियरिटी है या फिर डोमिनेंस है वो नहीं होना चाहिए। बाकी लैंग्वेज क्या है, एक लैडर है। आप जब लैंग्वेज सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, एक कल्चर के साथ आप एसिमिलेट होते हैं। आपने अपना जो कल्चर है उसको भी आपने सीखा, उसके साथ आप और एक कल्चर सीख रहे हैं। तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, और इंडिया ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि हम
पैदा होने के बाद ही मदर टंग के अलावा भी अंग्रेजी तो सीखते ही है, बिकॉज ऑफ आपका मोबिलाइजेशन, ताकि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो वो तो है ही, लेकिन उसी के साथ हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखें, डिफरेंट कल्चर के साथ एसिमिलेट हो, उनको समझे, उनको रेस्पेक्ट करें। तो इससे क्या होता है, जो आपकी रीजनल कल्चर है, लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है, वो उसका जो डर रहता है इरोड होने का, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक लोकल जो जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस लोकेलिटी पे, जिस रीजन में हैं हम, उस रीजन का जितना दूर हो सके लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोकल पॉपुलेशन है, जो रीजनल पॉपुलेशन है, उनको भी आपके प्यार से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आपके फोर्सफुली, ना कि डोमिनेंस के जरिए। इससे क्या होता है, जो कल्चरल फैब्रिक है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो ब्रेक होता है। और रीजनलिज्म का सेंटीमेंट जो है, नेगेटिव सेंटीमेंट, वो ज़्यादा फ्यूल अप होता है, जो सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम में लैंग्वेज को सीधा सीधा पूछा जा सकता है, लैंग्वेज के बारे में, लैंग्विस्टिक सेकुलरिज्म के बारे में। फिर आपके सेकेंडली क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग रीजनलिज्म के बारे में, कि रीजनलिज्म के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो लैंग्वेज एक फैक्टर हो सकता है, वाटर रिसोर्स जो है वो एक फैक्टर हो सकता है, बॉर्डर इश्यूज एक फैक्टर हो सकते हैं, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है, मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। माइग्रेशन भी एक इशू हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगी। तो इसीलिए इसमें अभी आप अगर वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, तो बैलेंस करना है लैंग्वेज को विथ डिग्निटी, विथ प्रैग्मेटिज्म। ओके, कि डिग्निटी भी प्रोटेक्ट करे और प्रैग्मेटिक तरीके से देखे, कि 4-6 महीने में कोई आके आपका लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज बोलने लगेगा, वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीलैंग्वेज लर्निंग मॉडल होना चाहिए। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, स्कूल में भी हम क्या कर सकते हैं, 2-3 लैंग्वेज तो हम स्कूल में ही सीख जाते हैं। फिर हमारे कम्युनिटी में, आस पड़ोस में जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उससे भी हम सीखते हैं। तो ऐसा एक मल्टी लैंग्वेज लर्निंग मॉडल होना चाहिए, एजुकेशन में भी, सोसाइटी में भी। पॉलिसी को हार्मोनाइज करना ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, जो आपके डिफरेंट लैंग्वेज है, मल्टी लिंगुअल सिविक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डेवलप करना चाहिए बाय अर्बन लोकल बॉडीज। टेक्नोलॉजी एज एनाबेलर हम देख सकते हैं, जो क्या कर सकता है, लिंग्विस्टिक ट्रांजिशंस कर सकता है। ऐप के जरिए हम डिफरेंट जो रीजनल डायलेक्ट्स है, लैंग्वेजेस है, उनको सीख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग शुड पॉलिटिकल लीडर्स रिटायर एट 75। तो हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है कि आपके क्या पॉलिटिशियंस को 75 एज में रिटायर हो जाना चाहिए। तो अभी ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे देश में नहीं है। हमारा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या और संविधान ये नहीं कहता है कि कोई ऐसा आपका क्राइटेरिया नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो लीडर है उसका एज चाहे जितना भी हो, अगर पर्सन आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एबल है और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो जीत रहा है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम अगर डेवलप नेशंस में भी देखें, वेस्टर्न नेशंस में, तो उसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे यूएसए हो, यूएसए में जो अभी जो प्रेसिडेंट साहब है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, या फिर इससे पहले जो बाइडेन साहब, तो इन ये भी क्या थे, आपके 80 के प्लस में थे, इनका एज 80+ था जो बाइडेन साहब का। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एज भी 80 के आसपास ही है। तो इसे आप देख सकते हैं कि एज फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या है, क्या बेटर लीडरशिप दे सक रहे हैं, क्या जो आपकी पब्लिक एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या पब्लिक का ट्रस्ट जीत पा रहे हैं, क्या कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, इनोवेटिव सोल्यूशन दे पा रहे हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अभी क्या है, आपका डिस्कशन में है। तो इन फ्यूचर क्या है, एग्जाम में इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपका इसका आपका लीगल साइड, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड दिखाना है कि वैसा कोई एज लिमिट जो है वो नहीं है फॉर पॉलिटिकल लीडर्स लाइक अदर ऑफिशियल्स, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, तो ये आर्टिकल जो है मुझे लगता है कि इन फ्यूचर पूछा जा सकता है।
मेंस में, जैसे लास्ट ईयर एपीएससी में लास्ट ईयर बिग फैट वेडिंग के बारे में पूछ लिया गया था। तो इस तरीके के क्या है जो इश्यूज हम देखते हैं, जो चीज़ें डिस्कशन में है, डिबेट में है, वैसे चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हाउ इज चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। तो अभी अगर आप देखिए चाइना काफ़ी आपका आगे बढ़ चुका है ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में। इसमें अगर कुछ डेटा देखेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे कि 2023 में चाइना अलोन आपके विंड और सोलर में वर्ल्ड का जो आपका जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 50% से भी ज़्यादा चाइना अकेला इन्वेस्ट कर रहा है। इट इन्वेस्टेड $890 बिलियन इन रिन्यूएबल एनर्जी, 55% ऑफ ग्लोबल टोटल। और उसमें 310 आपका बिलियन डॉलर जो है सिर्फ सोलर में ही लगाया है। तो इसे आप देख सकते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें 2-3 बातें ज़रूरी है कि क्यों चाइना आगे बढ़ पा रहा है। उसका नंबर 1 रीज़न तो है चाइना की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है। नंबर 1, उनके पास आपके जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपके जो सोलर के लिए, विंड के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, पॉलीसिलिकॉन, लिथियम एसेट्रा में चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। मतलब रॉ मटेरियल में चाइना बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे है, जो क्या करती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में लेवरेज देती है, जैसे पॉलीसिलिकॉन, लिथियम एसेट्रा। तो इसीलिए क्या कर रही है चाइना, एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रही है। तो अभी हम चाइना से क्या कर सकते हैं, बाकी देश जो है वो सीख ले सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में अगर ट्रांजिशन करेंगे तो एक तो ग्लोबल कमिटमेंट तो फुलफिल किया ही है हमने, प्लस देश के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा सकते हैं, क्लीन एनर्जी के जरिए इन लोगों के जो हेल्थ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, चाइना से सीख ले सकते हैं, पूरा ग्लोब सीख ले सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें तो ये आर्टिकल बात करता है डिगिंग डीप इनटू ट्रम्प्स डीप सी माइनिंग ऑर्डर। तो पैसिफिक ओशन में आपके डीप सी माइनिंग का ऑर्डर इशू किया गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि डीप सी माइनिंग करनी है, स्पेशली कौन से जोन में, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में। तो क्लैरियन जो क्लिपर्टन जोन है, ये जोन के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि ये न्यूज़ में था आपके, इट इज़ एसोसिएटेड विथ, या फिर वाई दिस वाज इन न्यूज़, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन सकता है, या फिर कौन से रीजन में है, ये पैसिफिक ओशन में है। तो डीप सी माइनिंग करने जा रहा है बाय अमेरिका। तो अभी ध्यान रखिएगा, डीप सी माइनिंग करने का मेन मकसद क्या है यूएसए का, ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, जिनको आपके रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रैक, फिर आपके टेक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्वेंशन में इन मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो अभी आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि पास्ट में अगर हम आपने देखा होगा एनालिसिस, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें डोमिनेंस किसका बढ़ा हुआ है, चाइना का। चाइना अलोन आपका 80% क्रिटिकल जो मिनरल है उसको रिफाइन करता है और आपका एक्सपोर्ट करता है। और हाल ही में चाइना ने क्या किया है, एक्सपोर्ट में आपका रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। अभी जो आर्टिकल देखा, पहला आर्टिकल, इससे पहले वाला आर्टिकल, उसमें आप देख सकते हैं चाइना खुद के देश के अंदर क्या कर रहा है, वर्ल्ड का 55% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसमें क्या चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। तो इसलिए ग्लोबल लेवल में क्रिटिकल मिनरल्स के शॉर्टेजेस देखे जा रहे हैं, और यूएसए क्या करता है, आपका चाइना की डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है कि डीप सी माइनिंग करनी है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में, तो ये जो डीप सी माइनिंग है इसमें एक कंसर्न क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका यूनिलैटरल डिसीजन लिया जा रहा है बाय यूएसए विदाउट इन्फॉर्मिंग इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी।
तो अभी इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी क्या है, आपके यूएन क्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो इसके अंडर ही एक आपका अथॉरिटी है, बॉडी है, जो क्या करती है, डीप सी माइनिंग को रेगुलेट करती है। और यूएन क्लॉज क्या करता है, आपका जो ओशन रिसोर्सेस है वो कितने हद तक किसका रहेगा, ये सभी चीजें डिसाइड करता है। तो अभी जो आपका क्लेरियन क्लिपर्टन जोन जो है, उसमें जो भी डीप सी माइनिंग होना है बाय यूएसए, ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया है और जो आपकी इंटरनेशनल अथॉरिटी है उसके साथ कंसल्ट नहीं किया गया है। तो ये अभी एक क्या है, कंसर्न बना हुआ है कि जो भी आपका एक्सप्लोरेशन होगा, जो ग्लोबल कॉमन, अभी डीप सी क्या होता है, आपका ग्लोबल कॉमन हो जाता है, वो किसी देश के सोवरेनिटी के अंदर नहीं आता है, वो सभी का रिसोर्स है। तो जब हम आपके कॉमन, ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है इसको, तो ग्लोबल कॉमन्स जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें इंटरनेशनल अथॉरिटी और जो बाकी डिफरेंट नेशंस है उनको ऑन बोर्ड रखना ज़रूरी रहता है, ताकि जो भी ग्लोबल रिसोर्सेस है, ग्लोबल कॉमन्स है, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके अमोंग द डिफरेंट नेशंस, ताकि इक्विटेबल तरीके से, जस्टफुल तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, सस्टेनेबल तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, प्री में क्या पूछा जा सकता है, मैंने बताया जो जोन है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये जोन का कौन से ओशन को बिलोंग करता है, डीप सी, डीप ओशन माइनिंग क्या होता है, क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, यूएन क्लॉज क्या है, आईएसए क्या है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल कैसे जो डेवलप नेशंस है वो आपके क्या करते हैं, यूनिलैटरल डिसीजंस लेते हैं, अनसस्टेनेबल तरीके से आपके माइनिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट इशू, अनजस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। इंडियाज लॉन्ग ओवरड्यू लो कार्बन डेवलपमेंट प्लान मे सी लाइट। तो अभी हमारा जो आपका टारगेट है अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी कि 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना बाय 2030, 50% जो आपके हमारे एनर्जी होंगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएंगी, बाय 2070 हम नेट ज़ीरो बनने वाले हैं। तो ये जो टारगेट है इनको फुलफिल करने के लिए इंडिया क्या कर रही है, डिफरेंट आपके जो मेजर्स है वो ले रही है। तो इसमें कुछ देख सकते हैं आप, जैसे कि नेट ज़ीरो कब तक करना है, बाय 2070, और किस तरीके से हम 2070 तक नेट ज़ीरो करेंगे, उसके लिए जो नीति आयोग है वो डिफरेंट मॉडल बना रही है, गवर्नमेंट को मदद कर रही है, क्योंकि नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को मदद करती है। तो अभी हमें करना क्या है, कार्बन बजट एज ए सेंट्रल टूल, तो हेल्प करना है इंडस्ट्रीज को ताकि उनका कार्बन बजट जो है वो कम हो सके। डिफरेंट जो फ्यूल है, हाइड्रोजन मिशन लिया गया है जिसमें आपका क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल को आपका प्रोड्यूस किया जाएगा। बायोफ्यूल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग, लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दी जा रही है। फिर आपके पैट मैकेनिज्म है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से क्या है, डिफरेंट जो आपके इनिशिएटिव्स है उसको ले रहा है। फिर 33% तक हमें हमारा फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है टू अटेन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय 2030, कि हम जो हमारा कार्बन इमिशन का इंटेंसिटी है उसको कम कर सके बाय कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बाय एंश्योरिंग फॉरेस्ट्री। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी पीएम कुसुम योजना का जो आपके सोलर पावर जो इरिगेशन पंप है सप्लाई करेगा, वाटर सप्लाई अंडर पीएम कुसुम। फिर जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है, फेम पॉलिसी, उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया नीड्स टू डेवलप अ ब्रॉडर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ओवर टाइम। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना चाह रहे हैं, बाय 2030 25% जीडीपी हम मैन्युफैक्चरिंग से अचीव करना चाह रहे हैं। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली जो आपका फोकस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक,
इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगा। अदर सेगमेंट्स में भी रहेंगे लाइक फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या है, हार्ट एंड ब्रेन है मॉडर्न इलेक्ट्रिक गैजेट्स का। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो सेमीकंडक्टर्स है उसको हमारे देश के अंदर ही डिज़ाइन करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक्स के लिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सभी चीज़ों में क्या है, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो अभी ज़रूरी है कि इसको हम धीरे धीरे इसका इकोसिस्टम को बढ़ाएं। तो जैसे मोडेरा में आपका सेमीकंडक्टर प्लांट बैठाया गया, देन आसाम के मोरीगांव में। तो इन चीज़ों को और हमें क्या करना होगा, इन्हांस करना होगा विथ टाइम, ताकि हम क्या कर सके, बेटर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उससे बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, बेटर आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सके, बेटर एक्सपोर्ट कर सके, और देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव कर सके और डेवलप इंडिया बन सके बाय 2047। तो इन सभी चीज़ों को लिखना ज़रूरी रहेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी क्या चाहिए, आपके सेमीकंडक्टर हमें चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, अनएक्सेप्टेबल फॉर इंडिया। तो अभी क्या अनएक्सेप्टेबल है इंडिया के लिए? तो अभी ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंट आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक WHO, UNO, UNDP, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या कर रही है, जो इंडिया का मैप है उसमें बहुत सारी इनकॉन्सिस्टेंसीज दिखा रही है, स्पेशली दो जगह को लेके, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, स्पेशली अक्साई चीन को लेके। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, WHO के मैप में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को ग्रे में दिखाया गया है। फिर आपके UN के जो आपके कार्टो टाइटल है उसमें अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ है ये क्या करती है, इंडिया की जो सोवरेनिटी है, जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको वॉयलेट करती है। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको काफ़ी रेस्पॉन्सिबल तरीके से कार्टोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, देश की सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए जो मैप है उसको डिज़ाइन करना ज़रूरी है, ना कि किसी देश के डोमिनेंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करना है, लाइक चाइना जैसे देशों को ध्यान में रखते हुए। ओके, ताकि ग्लोबल लेवल में क्या हो, एक रूल बेस्ड ऑर्डर रहे, हर देश की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको रेस्पेक्ट किया जाए बाय दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वही उसी का क्रिटिसिज्म इसमें दिखाया गया है। तो इन फ्यूचर किसी ना किसी मुद्दे पे आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।